हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की इस क्लास में, चूंकि पिछली क्लासों में हमारा एक टॉपिक चल रहा था उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन के संबंध में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जिसमें पिछली 2-3 क्लासों में मैंने उत्तर प्रदेश की जो मृदा थी उसके संबंध में आपसे चर्चा की थी। अगर चूंकि बीच में 3-4 दिन का डिस्टर्बेंस रहा है, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो इसी क्रम में अगर मैं आपको पीछे की क्लासों के संबंध में याद दिलाने का प्रयास करूं, तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, खासकर जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाओं के संबंध में आपसे चर्चा की थी। उससे पूर्व जो आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र, खासकर गंगा यमुना वाला मैदान था, और उसी के साथ साथ तराई एवं भाबर क्षेत्र की मृदाओं के संबंध में चर्चा मैंने आपसे पहले की थी। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो तराई एवं भाबर क्षेत्र की मृदाएं मैंने आपको बताई थी कि एक तराई की पट्टी है जो खासकर नदियां पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं, तो चूंकि बड़े बड़े पत्थरों को काट कर लेके आती हैं, इससे एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पे नदी उन पत्थरों के नीचे छिप जाती है, तो उस क्षेत्र को भाबर का क्षेत्र कहा जाता था। उसी के नीचे एक तराई की पतली पट्टी के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था। फिर उसी क्रम में जब मैंने आपको मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको जलोढ़ मृदा के संबंध में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको खादर एवं बांगर बताया था कि खादर नवीन जलोढ़ मृदा होती है, बांगर आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। इसी क्रम में अगर मैं आपको और याद दिलाऊं तो मैंने आपको खासकर लौंडी व छारी मृदाओं के संबंध में पढ़ाया था, मरुस्थली मृदा के संबंध में पढ़ाया था, धूल मृदा के संबंध में पढ़ाया था। और उसी क्रम में लास्ट में खासकर जो मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं थी, लास्ट में मैंने आपको उसमें काली मृदा के संबंध में पढ़ाया था, जिसको कहीं रेगुर मृदा भी कहा जाता है, करेल मृदा कहा जाता है, और साथ साथ कहीं कहीं उसका नाम कपासी मृदा भी होता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर मैंने आपसे चर्चा की थी दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाओं के संबंध में, जिसमें अगर मैं आपको याद दिला, चूंकि भोंटा मृदा शेष बची थी, तो वहां पे मैंने अगर पिछली मृदाओं के संबंध में मैं आपको याद दिलाऊं, दक्षिण की पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं, जिसको खासकर बुंदेलखंडी क्षेत्र की मृदा कहा जाता है या विंध्यन क्षेत्र की मृदा भी कहा जाता है, उसमें मैंने आपको लाल मृदा के संबंध में पढ़ाया था, परवा या पड़वा मृदा के संबंध पढ़ाया था, मार या माड़ मृदा के संबंध में बताया था। और उसी क्रम में चूंकि बची थी आपकी भोंटा मृदा, एक आपकी राकर या राकड़ मृदा के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो अब उस क्रम में एक भोंटा मृदा बची है, और साथ ही साथ जो हमारा मेन केंद्र बिंदु रहेगा इस क्लास का, वो मृदा अपर्दन का रहेगा। मृदा अपर्दन से आपकी विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं, जिसकी संपूर्ण चर्चा मैं आज की क्लास में आपसे करूंगा। तो उससे पहले जो लास्ट में बचा था भोंटा मृदा, इसकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। तो इसके संबंध में क्या याद रखना कि इसका निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। मैंने आपको बताया था कि जो खासकर दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की ज्यादातर मृदाएं हैं, उनका निर्माण जो विंध्यन श्रेणी यानी कि जो विंध्याचल पर्वत है, उन्हीं श्रेणियों के जो चट्टाने हैं उनके टूटने फूटने से निर्माण होता है। तो भोंटा मृदा के संबंध में भी आपको यह फैक्ट याद रखना है। रंग में यह मृदा कुछ लालिमा लिए होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे रंगों के संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपकी भोंटा मृदा है इसका रंग कैसा है, तो यह कुछ लालिमा लिए हुई मृदा होती है। और उसी क्रम में अगर मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँ तो जो आपकी परवा मृदा थी, परवा या जिसको कहीं पड़वा मृदा भी कहा जाता है, उसके संबंध में आपको याद रखना है कि यह हल्के लाल भूरे रंग की मृदा थी। लाल मृदा जो थी वह तो आपकी लाल रंग की थी। और उसी क्रम में अगर आपको और मृदाओं के संबंध में याद दिलाऊं, जो आपकी मार या माड़ मृदा थी, वह जो आपकी रेगुर मृदा होती है, जो काली मृदा थी या रेगुर मृदा थी, उसके समान होती थी। और मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा जल पाने की स्थिति में यह काफी गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो आपकी भोंटा मृदा है इसका रंग कैसा है, या कुछ लालिमा लिए हुई मृदा होती है। और परवा या पड़वा मृदा के संबंध में क्या याद रखना है कि यह हल्के लाल भूरे रंग की होती है। और इसी क्रम में आपको याद रखना है कि जो आपकी खासकर मार या माड़ मृदा है, मार या माड़ मृदा यह भी हल्का लाल भूरे रंग की होती है। और जो सबसे लास्ट में एक आपकी मैंने बताई थी, खासकर अभी मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर अभी मुझको याद आएगा तो मैं इसके संबंध में बताऊंगा, जिसके संबंध मैंने आपको बताया था कि वह लाल भूरे रंग की एक दानेदार मृदा होती थी। लाल या भूरे रंग की दाने, हाँ याद है, राकर या राकड़ मृदा। एक मैंने आपको राकर या राकड़ मृदा के संबंध में पढ़ाया था, तो वहां पे अगर उसके रंग के संबंध में पूछा जाए तो वह लाल या भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है। जबकि परवा या पड़वा मृदा यह किस रंग की होती है, यह आपकी लाल या भूरे रंग की मृदा होती है। और मार या माड़ के संबंध में मैंने आपको बताया कि यह जो काली मृदा है, जिसका दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है, इसी के समान होती है। और इसके संबंध में आपको एक एडिशनल फैक्ट मैंने बताया था, यदि इसको थोड़ा सा भी जल मिल जाता है तो यह गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे है कि जो आपकी भोंटा मृदा है कुछ लालिमा लिए होती है, जहां इन चट्टानी कणों के साथ साथ हल्की दोमट का मिश्रण हो गया है, वहां इस मृदा में मोटे अनाजों की खेती की जाती है।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं हैं, यहाँ पे जो कृषि के लिए विषम परिस्थितियां हैं, कृषि इतनी आसान नहीं है। तो भोंटा मृदा में भी आपको याद रखना है कि जहाँ पे इन जो चट्टान के टुकड़े यहाँ पे जिन चट्टानों का अपक्षय होने से या टूटने फूटने से मृदा बनी है, इन चट्टानी टुकड़ों में जहाँ कहीं भी कुछ हल्की दोमट का मिश्रण हो गया, आपको याद रखना है, कहीं पे दोमट मृदा का अगर इसमें मिश्रण हो गया है तो उन परिस्थितियों में उस टाइप की मृदा में यहाँ पे कुछ मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। फिर सबसे लास्ट में तो भोंटा मृदा के संबंध में बस इतनी सी बात थी कि यह हल्की, आपको याद रखना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ और जो इसका रंग है इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यह हल्की लालिमा लिए हुए होती है। फिर आता है लगभग संपूर्ण, ये एक अलग फैक्ट है, इस भोंटा मृदा के अंतर्गत नहीं, ये जो दक्षिण की पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा है उसके संबंध में पूरा फैक्ट है कि लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है और उपज औसत होती है। आपको क्या याद रखना कि जो बुंदेलखंडी क्षेत्र है, यानी कि जो दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे उपज कम होती है, खाद पानी के प्रयोग से अच्छी उपज प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पे कृषि के लिए विषम परिस्थितियां हैं, इसलिए उर्वरकों का प्रयोग करके, अधिक सिंचाई का प्रयोग करके यहाँ पे उपज को बढ़ाया जाता है और उपज बढ़ जाती है। तो यह आपकी मृदा से संबंधित कुछ जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, जिसको काफी विस्तृत तरीके से मैंने 2-3 क्लासों में कंप्लीट कर दिया है। अब आपसे बात करेंगे मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन जिसको कहीं कहीं क्या इसको इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉइल इरोजन। तो यह आपके लिए ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि मृदा अपरदन होता है। तो मृदा अपरदन की परिभाषा क्या लिखी है? जल और वायु के साथ मृदा के कटने, बहने तथा उड़ने की क्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे एक सेंटेंस बना के प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, और विकल्प में आपको इसी तरीके की परिभाषा लिखनी मिलेगी कि जल और वायु के साथ साथ मृदा के, जल के साथ मृदा कट सकती है, बह सकती है, तो कटने बहने की प्रक्रिया, और वायु के साथ मृदा के उड़ने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर आता है खेतों की ऊपरी सतह की मिट्टी की ऊपरी सतह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। आपको क्या याद रखना है कि जो खेतों में मिट्टी होती है उसकी जो ऊपरी सतह होती है वह अधिक उपजाऊ होती है, और यह मिट्टी सबसे पहले कटती व बहती है। जब मृदा अपरदन होता है तो जो खेतों में सबसे ऊपरी परत होती है, जो कि सबसे उपजाऊ होती है, यह सबसे पहले कटती या बहती है। आपको याद रखना। फिर आता है कि मृदा अपरदन का कारण क्या होता है, क्यों मृदा अपरदन होता है, तो उसके संबंध में क्या देखना है कि प्रदेश में स्वाभाविक रूप से वनस्पतियों की कमी, प्रदेश में चूंकि स्वाभाविक रूप से वनस्पतियों की कमी है इसलिए, और साथ साथ जो मानवीय प्रयासों, जो मानव के द्वारा वनों का क्षय किया जा रहा है, यानी कि वनों की कटाई की जा रही है, वनस्पतियों को नष्ट किया जा रहा है, इन सब कारणों से प्रतिवर्ष हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट होती जा रही है, यानी कि मृदा अपरदन का शिकार होती जा रही है। तो मृदा अपरदन का कारण क्या हो गया कि प्रदेश में स्वाभाविक रूप से वनस्पतियों की कमी, जब किसी भूमि पर पेड़ पौधे नहीं लगे होते हैं और साथ साथ या घास फूस वहां पे नहीं होती है, तो उस स्थिति में चाहे बरसात हो या बाढ़ है, तो वहां पे मिट्टी कटने की संभावना सर्वाधिक रहती है और बहुत आसानी से मिट्टी बाढ़ के पानी या बरसात के पानी के साथ कटकर बह जाती है। तो जो मृदा अपरदन है इसका कारण यही है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में वनस्पतियों की कमी है और मानवीय प्रयासों से, यानी कि मानव के द्वारा वनों की लगातार कटाई की जा रही, वनस्पतियों को नष्ट किया जा रहा है, इन सब कारणों से हजारों हेक्टेयर भूमि लगातार मृदा अपरदन का शिकार होकर नष्ट होती जा रही है। आपको याद रखना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मृदा अपरदन के प्रकार कितने होते हैं। तो मृदा अपरदन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक आपका जलीय अपरदन होता है और दूसरा वायु अपरदन होता है। तो जलीय अपरदन के संबंध में क्या, जलीय अपरदन से संपूर्ण उत्तर प्रदेश प्रभावित है, क्योंकि यह वर्षा के जल से भी अपरदन हो जाता है और साथ साथ बाढ़ से भी जलीय अपरदन होता है। लेकिन जो आपका वायु अपरदन है, वायु अपरदन कुछ सीमित समय के लिए होता है और साथ साथ कुछ सीमित क्षेत्र इससे प्रभावित है। जैसे आपका मथुरा का क्षेत्र है, आगरा का क्षेत्र, क्योंकि यह थार के मरुस्थल के नजदीक का क्षेत्र है, यहाँ पे मिट्टी बलुई है, हल्की मिट्टी है, इसलिए जब खासकर गर्मियों में जब लू चलती है तो उसमें जो आप लू हवा के साथ साथ मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, इसलिए इसको वायु आपका अपरदन कहा जाता है। इसके संबंध में विस्तृत चर्चा भी मैं आपसे आगे करूंगा। तो मृदा अपरदन के 2 प्रमुख प्रकार हैं, कौन कौन से? एक आपका जलीय अपरदन हो गया और दूसरा वायु अपरदन। फिर आता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलीय अपरदन से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक किससे प्रभावित है? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपका मृदा अपरदन है वह उत्तर प्रदेश में किस प्रकार सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश किस प्रकार के मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, तो आपको याद रखना है कि जलीय अपरदन से। जबकि वायु अपरदन कुछ खास क्षेत्र व समय तक ही सीमित है। मैंने आपको बताया कि जो जलवायु अपरदन है वह कुछ खास क्षेत्रों में और साथ साथ कुछ ऐसी उसकी समयावधि है कि उसी समय वह जो आपकी मृदा है उसको प्रभावित करता है, उसका अपरदन होता है।
तो अब हम चर्चा आपसे करेंगे जलीय अपर्दन के संबंध में। जलीय अपर्दन के संबंध में विस्तार चर्चा। भूमि पर वनस्पतियों का अभाव, ढालदार स्थानों पर खेती करना और बिना सोचे समझे जुताई करते रहना, अनियंत्रित वर्षा व बाढ़ के समय खेतों को खाली रखना, वनों की अनियंत्रित कटाई व चारागाहों की अनियंत्रित चराई और भूमि की प्रकृति आदि कारणों से जलीय अपर्दन तीव्र गति से होता है। आखिर जलीय अपर्दन का कारण क्या है? तो मैंने आपको भी पीछे भी वही बात समझाई। आपको क्या याद रखना है कि भूमि पर वनस्पतियों का अभाव, जहाँ पे वनस्पतियों का अभाव होगा तो वहां पे चाहे वर्षा का जल हो या बाढ़ का जल हो, भूमि का अपर्दन यानी कि भूमि का कटाव, मृदा का कटाव बहुत आसानी से हो जाएगा। ढालदार स्थानों पर खेती, जब ढालदार स्थानों पर खेती की जाती है, वर्षा हुई या सिंचाई के माध्यम से जब भी उसमें जल भरा जाता है, तो चूंकि जल ऊपर से नीचे की तरफ काफी तीव्र गति से बहता है, तो इस स्थिति में मृदा के अपर्दन का जो मृदा अपर्दन है वह बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि जल के साथ मिट्टी बहुत तीव्र गति से कट जाती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, खेती करना और बिना सोचे समझे जुताई करते रहना। कहने का मतलब ये है कि बार बार एक ही फसल, बार बार एक ही स्थान पर फसलों का उत्पादन करते रहना और बिना सोचे समझे लगातार जुताई करने से भी मृदा अपर्दन होता है। फिर आपका आता है कि अनियंत्रित वर्षा, जब वर्षा काफी मात्रा में होती है और बाढ़ आ जाती है, उस स्थिति में यदि आपका जो खेत है अगर वहां पे फसल लगी है, तो अपर्दन, जो मृदा अपर्दन होता है उसकी मात्रा सीमित रह सकती है, कम मात्रा में अपर्दन होता है। लेकिन जब अनियंत्रित एक वर्षा की स्थिति होती है और उसके साथ साथ कभी बाढ़ भी आ गई, उस स्थिति में यदि आपका खेत खाली है, अगर आपका खेत खाली पड़ा है, तो मृदा अपर्दन बहुत अत्यधिक मात्रा में मृदा अपर्दन होता है। बात आपको याद रखना है। फिर आपका आता है वनों की अनियंत्रित कटाई। जब वनों की अनियंत्रित कटाई हो रही थी, यानी कि वनस्पतियों को नष्ट किया जा रहा है, वनस्पतियों को नष्ट करने की स्थिति भी मृदा अपर्दन का कारण बनती है। चारागाहों की अनियंत्रित, मैंने आपको बताया कि यदि घास फूस वाला क्षेत्र है, तो जब वर्षा अनियंत्रित मात्रा में या बाढ़ का जल आता है, तो उस मिट्टी को काटने में इतनी आसानी नहीं होती, इतनी आसानी से वह मिट्टी कट के नहीं जाती है। तो जब चारागाहों की अनियंत्रित चराई हो जाती है, तो उस स्थिति में मृदा अपर्दन से प्रभावित वह क्षेत्र हो जाता है। कि प्रगत आदि कारणों से जलीय अपर्दन तीव्र गति से होता है। तो जलीय अपर्दन के संबंध में आप समझ गए, यदि वनस्पतियों का अभाव होगा, ढालदार खेतों में खेती की जाएगी, ढालदार क्षेत्रों में, और साथ साथ यदि बाढ़ या अनियंत्रित वर्षा के समय खेतों को खाली छोड़ दिया जाएगा, उन सभी स्थितियों में वनस्पतियों को काट दिया जाएगा, चारागाहों को पूरी तरीके से चरा दिया जाएगा, यानी उसको साफ कर दिया जाएगा। उन स्थितियों में जो आपका जलीय अपर्दन है उससे वह क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा। जलीय अपर्दन के कई रूप हैं। जो जलीय अपर्दन एक से कई रूप हैं, जिसमें आपका अपस्फुरण, कौन सा, ये आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि अपस्फुरण किस प्रकार के अपर्दन का रूप है। तो आपको याद रखना है कि जो अपस्फुरण है वह जलीय अपर्दन का एक रूप है। साथ साथ परत अपर्दन, परत अपर्दन के संबंध में कम से कम हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किसानों की मौत किसे कहा जाता है। तो किसानों की मौत की संज्ञा आपका परत अपर्दन को दिया गया है। फिर आपका आता है क्षुद्र अपर्दन, अवनालिका क्षरण, भूस्खलन क्षरण, सरिता तट क्षरण आदि। तो इसके संबंध में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनता है, उसकी मैं आपसे विस्तृत चर्चा करता हूँ। परत अपर्दन, अब यही परत अपर्दन आ गया। समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, क्योंकि जो बराबर खेत है उसमें जब सिंचाई की जाती है, तो सिंचाई की गई या बरसात का जो जल आया, जब जल उसमें इकट्ठा हो जाता है और कहीं से कट के वह जल अगर खेत के बाहर जा रहा है, तो उस स्थिति में जो ऊपरी परत होती वह उसको काट कर खेत से बाहर लेके जाता है। और चूंकि यह प्रक्रिया काफी धीरे, चूंकि खेत समतल है, इसलिए एक साथ सारी परत का क्षरण नहीं होता है। यह प्रक्रिया काफी धीमे स्तर पर चलती है, इसलिए किसान को इसका आभास नहीं हो पाता है। वही बात यहाँ पे लिखी है कि परत अपर्दन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता, किसान को इस बात का आभास नहीं होता है कि धीरे धीरे परत कट के खेत के बाहर जा रही है और खेत की उर्वरता कम होती है। क्योंकि जो आप खेत की जो ऊपरी परत होती है वह सर्वाधिक उपजाऊ होती है, और जब धीरे धीरे आपका परत अपर्दन के जरिए वह चूंकि उसका अपर्दन होता रहता है, इसलिए जो आपका खेत है उसकी उर्वरा शक्ति कम होती रहती है, और इसीलिए इसे किसान की मौत कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, और डायरेक्ट आपसे अगर इस फैक्ट में अगर आपसे डायरेक्ट कोई प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि किसान की मौत की संज्ञा किसको दी जाती है। तब आपको याद रखना है कि परत अपर्दन को किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। फिर आपका आता है क्षुद्र सरिता क्षरण, थोड़े ढालदार खेतों में होता है। जो आपका क्षुद्र सरिता क्षरण है वह थोड़े ढालदार खेतों में होता है और पतले पतले नालियों के रूप में दिखता है। जो ढालदार खेत, मैंने आपको बताया
कि जो ढालदार खेत होते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो वर्षा का जल काफी तेजी से नीचे की ओर जाता है, यानी कि ढलान की ओर जाता है। उस स्थिति में वहां खेतों में कई प्रकार की नालियों का निर्माण हो जाता है। जिस एरिया से, जिस क्षेत्र से आपका जल जाता है, तो वहां पे छोटी छोटी नालियों का निर्माण कर देता है और उसी को क्षुद्र सरिता क्षरण कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। फिर आपका आता है अवनालिका क्षरण। ये आपसे पूछा जा सकता है कि यह किसके रूप है, अवनालिका क्षरण किसका रूप है, क्षुद्र सरिता क्षरण किसका रूप है, परत अपरदन किसका रूप है। तो यह सब आपके जलीय अपरदन के रूप है। अवनालिका क्षरण थोड़ी या अधिक ढालदार खेतों में होता है। जो अवनालिका क्षरण है, यानी कि बड़ी बड़ी नालियां बन जाती है। यहाँ पे आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जो आपका क्षुद्र सरिता क्षरण था, जो आपका अवनालिका क्षरण है, या क्षुद्र सरिता क्षरण का एक बड़ा रूप है। यहाँ पे बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं। उसका रीजन क्या होता है कि प्रदेश का यमुना और चंबल क्षेत्र, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रदेश का यमुना और चंबल का क्षेत्र है, यमुना नदी का क्षेत्र और चंबल नदी का क्षेत्र, क्योंकि यह बाढ़, जो आपका ये यमुना और चंबल का जो पानी होता है, क्योंकि नालियां इससे बनती, बड़े बड़े नाले इससे बनते हैं, इसलिए यह बड़ी बड़ी नालियों में, चूंकि नदियों के पानी से बनता है, या वर्षा के जल पे इस तरीके का क्षरण नहीं होता, बल्कि नदियों के जल से इस तरीके का क्षरण होता है, इसलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं। फिर आपका आता है कि प्रदेश का यमुना और चंबल क्षेत्र, जो कि इटावा वाला क्षेत्र, आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश में जो यमुना का क्षेत्र और चंबल का खासकर इटावा वाला क्षेत्र है, वह सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र कौन सा है जो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है यमुना और चंबल का क्षेत्र और खासकर इटावा वाला क्षेत्र अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो यह आपका जलीय अपरदन के संबंध में कुछ ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो डायरेक्ट आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा वायु अपरदन के संबंध में। तो प्रदेश में वायु द्वारा मृदा का अपरदन गर्मी के महीनों में सर्वाधिक होता है। मैंने आपको बताया अभी कि यह कुछ सीमित समय और कुछ सीमित क्षेत्र में ही वायु अपरदन पाया जाता है। तो वही बात लिखी गई है कि प्रदेश में वायु द्वारा मृदा का अपरदन गर्मी के महीनों में सर्वाधिक होता है। जिससे प्रभावित कौन सा, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, जिससे दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि का प्रतिवर्ष विनाश हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो आपका वायु अपरदन है, उससे उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र गर्मी के मौसम में जब वायु अपरदन होता है, तो दक्षिण पश्चिम का लगभग 3200 एकड़ का क्षेत्र लगातार हर वर्ष नष्ट हो रहा है, प्रतिवर्ष उसका विनाश हो रहा है, और रेगिस्तानी मृदा का प्रतिशत बढ़ रहा है। रेगिस्तानी मृदा का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, चूंकि ऊपरी परत उड़ के जा रही है, और चूंकि जो आपका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र या थार के मरुस्थल के नजदीक का क्षेत्र है, तो वहां से जो रेतीली मिट्टी है वह उड़ के आती है, तो इसलिए वहां पे मरुस्थली क्षेत्र का प्रतिशत, रेगिस्तानी मृदा का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। फिर आपको याद रखना कि प्रदेश के आगरा, मथुरा और इटावा आदि जिले इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का आगरा, मथुरा और इटावा 3 ऐसे जिले हैं चूंकि इनकी सीमा राजस्थान से लगती है। इनकी सीमा आपकी इटावा की तो नहीं लगती है, लेकिन इटावा की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, लेकिन आपका जो इटावा है, जो कि आगरा और मथुरा के नजदीक का जिला है, इसलिए इटावा और आगरा और मथुरा की सीमा तो राजस्थान से लगती ही है। तो इसीलिए चूंकि यह थार के मरुस्थल के नजदीक है, इसलिए वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, तो आपके आगरा, मथुरा और इटावा हो जाएगा। तो फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संबंध में हमने संपूर्ण चर्चा आपसे कर ली, मृदा अपरदन के संबंध में जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते थे उसकी संपूर्ण चर्चा कर ली। तो अब अगली क्लास में अब हम कृषि के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपने साथियों से जो खासकर उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उनसे इस बात की चर्चा कीजिए कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं लगातार आपके लिए अच्छी से अच्छी और परीक्षा उपयोगी क्लास लेकर आता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।